यहाँ पर बाद में चेयरमैन बनने के बाद और कुछ डिस्प्यूट्स शुरू हो गए हमारे जैसा। कुछ मेंबर ने रिट पिटीशन मेरे खिलाफ में हाई कोर्ट में नागपुर में डाला था। उनका कहने का मकसद ये था कि मैं मेंबर था, मुझे निकाला गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। बट निकालने की वजह था कि उन बार काउंसिल के कोटे में से वो मेंबर थे आसिफ कुरैशी, और बार काउंसिल के उनकी मेंबरशिप खत्म हो गई थी दिसंबर 2015। और बार काउंसिल की मेंबरशिप खत्म होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उनको मेंबरशिप से निकाल दिया था। अब उनके बाद में निकालने के बाद ये इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने के बाद उनका मकसद ये था कि भाई मैं अगर मेंबर रहता, मुझे ना निकालते तो मैं भी चेयरमैन का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूँ। मतलब आप जब मेंबर थे उस वक्त आपके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। जब आप चेयरमैन बने तो आपके सामने क्या ऐसे टारगेट्स थे कि जिनको आपने सोचे थे कि मैं चेयरमैन बनने के बाद जो है तो इन टारगेट्स के ऊपर बाकायदा काम करूँगा? ऐसे कौन से खास बातें आपके नज़र में थी? नहीं, मेरी नज़रों में तो ये था कि महाराष्ट्र में हमारा वर्क प्रॉपर्टी जो है 95,000 एकड़ जमीन हमारे पास है महाराष्ट्र में। मगर आज बहुत से जगह पे इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण जो भी है लोगों के कब्जे में है, नाजायज़ कब्जे बहुत से जगह पे, उसको हम निकाले और उसका बेनिफिट हमारे वक्फ बोर्ड को हो, और वक्फ बोर्ड के जरिए हमारे कौम को उसका कैसा हम फायदा पहुँचा सकते हैं। ये हमारी सोच उसमें आज भी है, पहले भी थी, और उसमें हम जद्दोजहद ज़रूर इंशाल्लाह करेंगे कि वही मुताबिक हम आगे काम करने जा रहे हैं। मगर मुश्किल ऐसा है कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड में जो भी स्टाफ है हमारा, तो टोटल अभी 48 ही लोग काम कर रहे हैं, जबकि 106 का स्टाफ मंजूर है। तो 106 का स्टाफ मंजूर होने के बाद भी बाकी जो जगह खाली है वो रिक्रूटमेंट करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही थी। मगर मैं आने के बाद हमने एक मीटिंग में तय किया और उसका रिक्रूटमेंट रूल्स भी हमने बनाए। गवर्नमेंट के जो रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं वो हमने बनाकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सबमिट किया है। अभी उसका परमिशन नहीं मिला। वो अगर परमिशन मिला तो ये जो बाकी 70 जगह हमारे पास जो खाली है 60 से 70 जगह, तो वो हम जल्दी फिलअप करेंगे इंशाल्लाह। और वो फिलअप होने के बाद यहाँ पे काम बहुत है, वर्किंग बहुत है, मगर काम करने वाला स्टाफ बहुत कम है। जिनको 25 साल 30 साल 40 साल पहले जो किराया तय किया गया, कम से कम किराया, वही किराया आज चढ़ रहा है। सेंट्रल वर्क काउंसिल ने एक कानून बनाया। सेंट्रल वर्क काउंसिल ने एक कानून ऐसा बनाया कि जो भी जगह किराए से दी हुई वर्क प्रॉपर्टी हो, वर्क प्रॉपर्टी किराए से दी हुई जो दुकानें हो या जगह हो, तो वहाँ का जो रेडी रेकनर का जो रेट होगा मार्केट का रेडी रेकनर, गवर्नमेंट रेडी रेकनर, उसके मुताबिक 2.5% सालाना उन्होंने किराया देना। 2.5% ये उनका रूल हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। उसके मुताबिक कुछ लोग हमने नोटिस भी दिए हैं, पर लोगों का कहना है कि वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जबकि 200 रुपये पर मंथ दे रहे थे एक दुकान पे, अगर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वक्फ बोर्ड को किराया मिल सकता, पैसा मिल सकता। और ये एक जरिया है किराया उसका वसूल करने का। हमारी जो ज़मीनात है इसकी लावनी होती है हर साल, और बहुत सी जगह पे लावनी नहीं हो रही, उसको देखने वाले कोई नहीं है। अब जो लावनी करना चाहिए पूरी ज़मीनात के हर साल, और उसका जो पैसा मिलता है रेवेन्यू, वो वक्फ बोर्ड में आना चाहिए। बहुत सी जगह पे ऐसा है कि तहसील के अंडर में बहुत सी वक्त प्रॉपर्टी है, दरगाह की, मस्जिद की, और वो वहाँ के तहसीलदार जो होता है तो वो उसके वहाँ पे लावनी करता है, उसका जाहिर प्रकटन देता है, और उसका पैसा तहसील में जमा है बहुत सा का। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने वो एक्ट को फॉलो किया। फॉलो करने के बाद कानून ऐसा है कि चैरिटी कमीशन के अंडर में जितने भी मुस्लिम इदारे होंगे, वो दरगाह के ताल्लुक से हो, मस्जिद के ताल्लुक से हो या जो भी, वो पूरे ट्रांसफ़र होना चाहिए था वक्फ बोर्ड में। और उसमें तकरीबन 90% तो ट्रांसफ़र हो गए, मगर 10% आज भी वो चैरिटी कमीशन के अंडर में काम कर रहे हैं। मगर उस वक्त और ये एक्ट लागू होने के वक्त के बीच का जो पैसा है, वो सब बजट पैसा जो उनके पास जमा है हर चैरिटी कमीशन के पास, हर डिस्ट्रिक्ट को, वो पैसा भी वक्फ बोर्ड को कैसा हम ला सकते हैं, ये हमारी एक कोशिश रहेगी कि चैरिटी कमीशन में भी हमारा बहुत सा पैसा पड़ा हुआ है, वो पैसा हम लेंगे। और तहसीलदार कलेक्टर के अंडर में भी जो लावनी का पैसा सालाना जो जमीनात है, उसके पैसे भी तहसीलदार कलेक्टर के पास जमा है, वो भी हम वक्फ बोर्ड को लाने की कोशिश करेंगे। ऐसी कितनी चैरिटी कमीशन में जमा है?
20 करोड़ कुछ अपना तो आपकी चैरिटी कमीशन 20 करोड़ तो चैरिटी के पास और कलेक्टर के पास मिलके 50 करोड़ तक हमारा पैसा है। तहसीलदार चैरिटी हाँ वो मिलके ये जो पैसा है तो ये हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इसका फॉलो करने के लिए हमारे पास जो यंत्रणा चाहिए, ऑफिस चाहिए, वहाँ पे मैन पावर चाहिए, चेयरमैन भी चाहिए, एक्टिव मेंबर भी चाहिए, ये आज तक नहीं थे। और हम आने के बाद ये जद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं कि वो पैसा खींच के हम कैसा वक्फ बोर्ड में लाएं। इतना ही नहीं कि हमारी जमीन कम से कम 200-300 एकड़ जमीन सिडको ने भी एक्वायर किए हुए, और सिडको ने उसका अवार्ड डिक्लेयर किया, मगर कुछ कोर्ट मैटर्स चल रहे। कितनी जगह? 250 से 300 एकड़ जमीन ये औरंगाबाद में। ऐसी वो जमीन जो तो नांदेड़ में भी एक्वायर है, ऐसी जमीन नई बम्बई में भी एक्वायर है। ये जमीनात का मुआवजा कुछ मुतवली लोगों ने अपना नाम 7/12 पे डाल के, वहाँ PR कार्ड पे डाल के पैसा उठा लिया, मगर बहुत से जगह पे वो डिस्प्यूट होने से वो पैसा भी अभी उन्होंने सिडको ने कोर्ट में जमा करा हुआ है। तो वो पैसा भी आज बहुत सा हमारा कोर्ट में जमा है, उसमें भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करके रास्ता निकाल के हम ये सोचते कि वो पैसा वक्फ बोर्ड में कैसा ला सकते हैं इस वक्त प्रॉपर्टी में। ये लोगों ने वक्फ प्रॉपर्टी का जो भी लिए होंगे, आज बिल्डिंग बनाई, इमारतें वहाँ पे खड़ी करी, तो हमारा कहने का मकसद ये कि एक तो उन्होंने पैसा नहीं दिया, न कोई दूसरी जमीन दी हमको। अच्छा, आज वह बिल्डिंग बनी तो हम ये चाहते कि उनको भी नोटिस दे कि हम किराया शुरू करें, पैसा या जमीन मुतबादिल। हाँ, 3 बातें हैं उसमें से आप तो जमीन में उन्होंने बिल्डिंग बना के रखी, तो हम चाहते हैं किराया उनसे वसूल करेंगे। प्रदेश में 3 अपने मेंबर हो गए, आज तक इनकी जद्दोजहद कोशिश ये रही कि हेडक्वार्टर औरंगाबाद वक्फ बोर्ड का स्टेट का ऑफिस यहाँ है, बाकी जितने भी स्टेट के ऑफिस है पूरे बम्बई और पुणे में है। तो बम्बई वाले की ये कोशिश है हमेशा, आज भी, और कोशिश आज भी वो लोग कर रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड का जो ऑफिस है स्टेट का, ये बम्बई में शिफ्ट किया जाए। मगर मैं जब चेयरमैन बना, ये प्रपोजल आया था सामने, तो मैं बोला मैं जब तक कि चेयरमैन हूँ, जब तक कि हम तो ये वक्फ बोर्ड का ऑफिस बम्बई में शिफ्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि टोटल जमीन 95,000 में से 55,000 एकड़ जमीन ही मराठवाड़े में, 95 में से 55,000 मुतासिर लोग यहाँ जाता है। तो इसीलिए ये लोगों को ये सहूलत के लिए अपने को औरंगाबाद हेडक्वार्टर वक्फ बोर्ड का रहना चाहिए। ये अपनी एक जद्दोजहद और अपनी एक कोशिश है, वो इंशाल्लाह हम तो शिफ्ट नहीं करने देंगे, मगर एक कोशिश वो बाकी लोगों की रहती कि बम्बई में ऑफिस होना चाहिए। तलाकशुदा औरतों को वक्फ बोर्ड में तजवीज आज भी है, मगर हमारे पास जो आमदनी है, आमदनी कम रहने की वजह से ये जो फैसिलिटी जो मदद करना चाहिए, ये हम मदद नहीं कर सक रहे। और इंशाल्लाह कुछ दिनों में हमारी आमदनी बढ़ने के बाद ये लोगों को ज़रूर मदद करने की कोशिश हम लोग तो करेंगे। और हम तो ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जानिब से हमारे पास अगर बहुत से प्रॉपर्टी ऐसे कि आज हम उसको लीज आउट करें, अगर 30 ईयर्स का भी नया कानून ऐसा है कि कोई डेवलपर आता है, बिल्डर आता है, कोई उसको डेवलप करना चाहता है, तो 30 साल का एग्रीमेंट करने का प्रोविजन उसमें है। वक्फ बोर्ड उसमें मीटिंग में रख के ठहराव पास करके गवर्नमेंट को भेज सकता है, गवर्नमेंट 30 साल का एग्रीमेंट कर सकती है। जैसे कि महाड़ा में जहाँ मकान बनते हैं 30 साल का एग्रीमेंट होता है, तो वैसे यहाँ पे कोई डेवलपर आएगा तो 30 साल के लिए हम उनको देंगे, लीज पे देंगे, और वो लीज पे देंगे, एग्रीमेंट करेंगे। जैसे वो अगर रेडी रेकनर से पैसा हमें दे, अगर 1 एकड़ जगह सिटी में है और कोई बिल्डर वो एक रेडी रेकनर के मुताबिक पैसा हमें दे रहा है, तो उसको 30 साल के लिए हम दे सकते हैं। एक तो जमीन का बीट कर सकते हैं, या तो उसका फिर जाहिर प्रकटन करके उसका एक टेंडर भी कॉल कर सकते हैं। तो 30 ईयर्स का उसमें प्रोविजन है। सबसे बड़ा ये कि हम तालीम में इसमें काम करें, वक्फ प्रॉपर्टी का जितना भी पैसा जमा हो उसमें हम वक्त में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा तालीम के लिए कैसा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बम्बई में, नई बम्बई में ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि जहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमने निकाली अभी तो 15 एकड़ प्रॉपर्टी कम से कम 150 करोड़ की, जबकि वहाँ पे बिल्डर लोगों ने नाजायज कब्जा करने की कोशिश की थी, परचेस करने की कोशिश की थी, मगर वहाँ के SDM को हमने कंप्लेन दी कि वो जमीन उनको वहाँ पे एक पिटीशन डाल के उसको रोक दिया। क्योंकि ऐसे जमीनात वहाँ पे कम से कम 400 एकड़ जमीन होंगे वो एरिया में, कि जब हम चाहते हैं कि बम्बई के अतराफ में, नई बम्बई में जब 400 एकड़ जमीन वहाँ है, और पनवेल को लग के बाजू में महाड़पुल की है, तो उसमें 700 एकड़ जमीन हमने निकाली थी उनकी, 700 एकड़ जो वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड पे बनी, मुंबई हाईवे पे पनवेल के आगे
खोपोली और बंडल के कहीं भी आप बोर्ड में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं, और बोर्ड वाले ने उसकी एंट्री भी नहीं ली, रजिस्ट्रेशन भी नहीं किए। तो इंशाल्लाह हम उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वहाँ के मुस्लिम भाइयों को बुला लिए हमने। और इतना ही नहीं, कसारा घाट से अपन जब बॉम्बे जाते हैं तो कसारा घाट जब लगता है उससे पहले लेफ्ट में 12 किलोमीटर अंदर महाबलेश्वर जैसा एक बहुत बड़ा स्पॉट है, और वहाँ पे 9,500 एकड़ जमीन एक ही जगह पे, 9,500 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की। कहाँ पर? ये कसारा घाट जो है नासिक के आगे, तो वहाँ उसके बाजू में मेन रोड से 12 किलोमीटर अंदर, तो वक्फ बोर्ड की 2 गांव की मिलकर 9,500 एकड़ जमीन है जो पूरी क्लियर वक्फ प्रॉपर्टी है। तो वहाँ भी बहुत बड़ा एक अच्छा डेवलपमेंट स्पॉट बन सकता है। तो ये मस्जिद कमेटी, मदरसा कमेटी के कमोबेश आपके पास 2000 फाइलें अपने मंजूरी के लिए? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि जी पिछले जो भी यहाँ पे जिम्मेदार थे, सीओ थे, उन्होंने क्यों नहीं किया काम पता नहीं, मगर तकरीबन हमारे पास 1900 रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, और 300 से 350 रजिस्ट्रेशन, 300 से 350 स्कीम्स पेंडिंग है, 300 350 तक हमारे चेंज रिपोर्ट भी पेंडिंग है, और हमारे कोर्ट केसेस 2900 है, 2900 कोर्ट केसेस है। तो आज हम परेशान है सिर्फ कोर्ट केसेस की वजह से, कि जबकि 2009 कोर्ट केसेस 2900 कोर्ट केसेस वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ या वक्फ बोर्ड किसी के खिलाफ ना जाहिर दिलाए, कितने केसेस में जीता है ये भी हम उसमें देखेंगे। और पैनल में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, पैनल ही परमानेंट नहीं रहता है वक्फ बोर्ड सिक्योरिटी। तो उन्होंने उस वक्त वहाँ पर जो जिम्मेदार सभी हम लोगों को बुलाया था, उनका कहना ये था कि ये लोग आपने नोटिस दी क्या बाज़ाब्ता, तो जितने सरदार जी की थे और नामा थे उनको सबको नोटिस भी दी गई, और उन्होंने कहा था कि पॉइंट मार्क करिए आप कि तुम्हारी जमीन जो है टोटल 2 एकड़ कुछ गुंठा, तो उसको मार्क करिए। तो लैंड रिकॉर्ड में भी ये जो शो ऑफ एक्टिंग शो जो मैडम नसीमा बानो पटेल काम कर रही है, वो SLR की भी जिम्मेदार है, तो वो सर्वे करके उसका मार्किंग भी अभी कर दिए, उनको नोटिस भी दे दिए। और अभी ये मीन वाइल ये 15 दिन 20 दिन से महीने भर से CO के पोस्ट में डिस्प्यूट चल रहा है। ये जैसा डिस्प्यूट क्लियर होता है तो इंशाल्लाह वो वहाँ पे वो सिक्योरिटी देखिए, वो तो कब्जे में लेना है। आपकी हिमायत बाग की जमीन है जहाँ पे आपका क्रांति चौक कब्जे में लिए बाद आप उसको किस काम में लेंगे अपनी बहन और उसमें? तो हम तो ये चाहते हैं कि पब्लिक के काम में, बेरोजगार लोग हैं हमारे, कोई अगर BOT पे अगर करना चाहता है वो अगर उसमें बना के कुछ वक्फ बोर्ड को दे, कुछ अपना हिस्सा रखें तो भी चले जाते हैं। एक मार्केट अच्छा वहाँ पे बन सकता है, बहुत सेंटर है, प्राइम लोकेशन है ना, मार्केट बन सकता है। आपकी जो हिमायत बाग की जमीन है जहाँ आपका हेड ऑफिस यहाँ मुंतकिल होने वाला है, उसके लिए 1.25 करोड़ गवर्नमेंट से आ चुकी है। बीच में उसको बाउंड्री वॉल बननी थी, कुछ तनाजे की वजह से वो रुका हुआ है। नहीं, वो तनाजा भी कोई बीच में मालूम है कि किसी ने सड़कों ने जबरदस्त कर लिया वहाँ पर। उनकी जो तनाव था आपस में वो खत्म हो गया। अब 8.5 मीटर का रोड करने का तय हो गया और काम भी शुरू हो गया था, मगर बीच में एक कोई बंदा वहाँ का कोर्ट में जाके स्टे ला लिया, तो उसके आगे हमने कल बैठ के पूरा पिटीशन तैयार किए और पिटीशन डाल के उन्होंने जो स्टे लिया उस स्टे वैकेट करने के लिए कोशिश कर रहे। 14 तारीख है उसके आगे। उस ताल्लुक से ये इल्जाम कल से लग रहे हैं आप पर कि वो उनको आपने खड़े किया। किसको? वो दलित जो बंदा है, अब वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इल्जाम तो लगते रहते अदालत में अफेयर हुआ ना, वो चेयर पे बैठने के बाद तो इल्जाम तो लगते हैं। अब इल्जाम अगर लगना है तो आपका ये इल्जाम लग रहा है कि आप शादी खाना नहीं बनने देना चाहते क्योंकि इम्तियाज जलील ने प्रपोज किया है ऐसा। शादी खाने अगर बनना नहीं देना चाहते तो पहले मीटिंग में प्रोसीडिंग में हमारे लिए हमने पहले मीटिंग में NOC दे चुके हैं। अब ये काम करना कारपोरेशन का है, हमारा काम नहीं है। हमारे हद तक जितने भी आज भी जो डॉक्यूमेंट चाहिए उनको आज भी हम देने के लिए तैयार है। वक्फ बोर्ड सामाजिक काम के लिए जो भी रहेगा तो वक्फ बोर्ड तत्पर है, कभी भी हमेशा 24 घंटा जो भी चाहेंगे। पार्टी का कौन सा भी MLA रहो, कहीं का भी रहो, उससे अपने को लेन देन नहीं। सामाजिक काम जब है उसके लिए हम तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। खासतौर से मुस्लिम वेलफेयर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो सड़कों ने जो वहाँ पे जो जबरदस्ती कल कुछ ये एक्वायर कर लिए कुछ तो भी जमीन नहीं, उसमें एक मुद्दा सड़कों का भी कुछ गलत नहीं है। देखो एक प्लॉट का उन्होंने एडवर्टाइज किया था 3000 स्क्वायर फीट का, एक अपने मुस्लिम बंदे ने जो उसका टेंडर भी भर दिया था उसका जो था। तो मगर हुआ कैसा ये कि कॉल आने से उन्होंने कि उनका कम से कम 3-4 लोगों की डिमांड आना चाहिए, एक के आने से उन्होंने कैंसिल किए। उसके बाद वो बंदा हाईकोर्ट में गया, वो हाईकोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है अभी। तो जब 3000 स्क्वायर फीट उनकी थी, उन्होंने टेंडर निकाला था उस वक्त, या तो टेंडर कॉल किया था, तो वो 3000 स्क्वायर फीट जगह अपने को साइड में देना पड़ेगी।
अच्छा, ये तो इसमें तो पूरा सिडको ही इलीगल पूरा एक्विजिशन है उसका पूरा प्रोसेस ही वक्फ बोर्ड से उनके कोई वो नहीं रिकॉर्ड वगैरह एग्रीमेंट वगैरह लीज एग्रीमेंट या एक्विजिशन के एग्रीमेंट कुछ भी नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, आजाद कॉलेज को हमने 206 एकड़ जमीन दी थी जी 99 ईयर्स के करार पे। जी आज 206 एकड़ जमीन कहाँ है वहाँ बताइए, है नहीं। तो जैसा ये सिडको से, उस सिडको के मिनिस्टर जब जकीरिया साहब थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और वो अवकाफ के मिनिस्टर हुए थे। उस वक्त ही जो एग्रीमेंट्स हो गए, बाद में सोसाइटी को जगह दी गई आजाद कॉलेज के सामने, तो या सिडको का कुछ ताल्लुक ही नहीं आता। मगर उस वक्त हमारे वक्फ बोर्ड ने क्या, वक्फ के ऑफिसरों ने क्या, वक्फ के जिम्मेदार लोगों ने वहाँ पे कोई देखा नहीं, कोई ये भी जमीन दलित समाज ने इंक्रोचमेंट कर लिया था पूरा पीछे से। अपने लोगों ने वहाँ से उनको भगाया और वो जगह खाली रहेंगे। तो आज उसमें एक मस्जिद अच्छी मस्जिद का मसला है नहीं, वो दूसरी मस्जिद है जो ये 118 की बात कर रहा हूँ। एक शानदार के लिए थोड़ा मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि शिव रेगुलर में रहने से ये सब प्रॉब्लम, मैं खुद 8 घंटे बैठने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, अब वो लेडी शिवो थी, वो भी अच्छा काम कर रही थी। हाँ, तो एडिशनल चार्ज शिवो जो थे तो वो एडिशनल उनके पास 3-4 चार्जेस रहने से वो वक्त नहीं दे सक रहे थे। सीईओ मुस्तकिल होता क्यों नहीं है? तो सीईओ का जैसा वक्फ बोर्ड में क्या कानून बना है, नया जो एक्ट है इसमें ऐसा कानून बनाया कि वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदार मेंबर चेयरमैन की मीटिंग होगी, मीटिंग में वक्फ बोर्ड ने नाम प्रपोज करना, तो उसमें से सीईओ बनना। क्या भी हुआ कैसा कि वक्फ बोर्ड ने नाम प्रपोज नहीं किया, मगर सेक्रेटरी ने जज को अपॉइंट किया यहाँ पे एज ए सीईओ। पर कानूनन जो है तो वक्फ बोर्ड की मीटिंग में से जो नाम जाते वही होना चाहिए। एक ही बात ये भी कही जाती है कि आपके बोर्ड के जो मेंबरान है वो ऐसा सीईओ चाहते हैं जो उनके अपना मातहत रहे। नहीं, अगर कोई ऐसे किसी की सोच तो ओपन तो किसी ने बताया नहीं। तकरीबन मेंबरान का ये कहना है कि भाई ऐसा अपना सीईओ आना चाहिए जो उनके मातहत काम करे। नहीं, कुछ जज भी आता है तो ये देखो हम तो उनकी इज्जत करेंगे, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने भेजा है तो गलत भेजा है। पर मैं बता रहा हूँ कि एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर ऐसा है कि वक्फ बोर्ड की मीटिंग में तय होना चाहिए 2 नाम 3 नाम और वो गवर्नमेंट को भेजा जाना चाहिए। इससे पहले हमने 3 नाम भेजे हुए थे और 3 नामों में से नहीं आते हुए ये जज की अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ने की है। और इसे करने के गवर्नमेंट ने करने की वजह से कोई गलत किया ऐसा हम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हम भी काम करते गवर्नमेंट के अंडर में। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड भी काम करता है गवर्नमेंट के अंडर में। अब वो जो गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है उसका एज ए चेयरमैन मुझे तो एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। मगर कानून भी बताना चाहिए मुझे कि कानून ऐसा है कि वक्फ बोर्ड की मीटिंग में नाम प्रपोज होना चाहिए और वही उस 2 नाम 3 नाम उसमें से फाइनल होना चाहिए। आपके जितने भी बोर्ड के मेंबर है, कहा जाता है कि हर मेंबर के पास अपना जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है वो उनके कुछ मदारिस चढ़ है, किसी का अपना कुछ अपना कब्जा किया हुआ है, इसीलिए वो चाहते हैं कि ऐसा सीईओ आए जो हमारे मातहत काम करे। किसी के पास बोर्ड के मेंबर है, चेयरमैन, किसी को अगर वक्त प्रॉपर्टी लेना है तो मेंबर ही नहीं बन सकता हकीकत में। और किसी के पास प्रॉपर्टी होंगे तो वो मैनेजमेंट के वो मेंबर भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उनका मेंबरशिप भी जा सकता है। किसी और के नाम पे लिया हुआ होगा, किसी और के नाम पे रहा है तो उनको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। मगर ऐसा किसी का तो मुझे दिखाने की कोई वक्फ बोर्ड के मेंबर के नाम की प्रॉपर्टी बाबा जानी है। एक बड़ा तर्क चुभता हुआ एक सवाल है आमतौर से जो अवाम में चलता है कि वक्फ बोर्ड जो है तो मुसलमानों के क्या बोलेंगे उसकी जखीरा है दौलत का, और इसको बस जिसको जहाँ मौका मिलता है वो इसको यहाँ पर। अब आपने भी कांटों वाला ताज पहने हुए, अपना हिस्सा लेके चले तो आप पर ये आप इसमें कहाँ तक जो मतलब लोग झूठे साबित होंगे और आप सही साबित होंगे इस इल्जाम में? नहीं, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ये काटो भरा ताज में जिस दिन मुझे गलत लगे उस दिन तो छोड़ के चले जाऊंगा मैं। क्योंकि ये इसमें तो ऐसा है कि मैं तो बता रहा हूँ कि अल्लाह ही अगर ऊपर से आके इसको सुधारने की कोशिश करेंगे तो सुधार नहीं सकते। लोग बिगड़े हुए पूरे। हम मेरी जद्दोजहद कोशिश है कि एजुकेशन में, तालीम में मुझे काम करना है। क्या ऐसा कोई दिल्ली का जो वक्फ बोर्ड है साहब उसने एक यूनिवर्सिटी बनाने का तय किया है दिल्ली वक्फ बोर्ड ने, क्या अपने पास ऐसा? नहीं, मैं तो मेरा खुद प्रपोजल है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाऊं मैं। वो है यूनिवर्सिटी, हाँ, जिसका मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्या हो? नहीं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इससे कुछ ताल्लुक नहीं। ये जो यूनिवर्सिटी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी दे रही थी ना? नहीं दे रहे थे। अच्छा, वो खुलताबाद की बात है। नहीं, आपको मैं बताऊं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे जो सब कैंपस के लिए जगह देखी थी खुलताबाद में सुलीमान जेल में,
उसका प्रपोजल कलेक्टर से कमिश्नर को लेके बम्बई तक मैं खुद लेकर गया। मगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अब जद्दोजहद कोशिश, ये सरकार आने के बाद एक मीटिंग में मैंने मुद्दा रखा था। अच्छा। और खड़से साहब मिनिस्टर थे, तावड़े साहब भी बैठे थे मीटिंग में, बोला ऐसा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का सब कैंपस के प्रपोजल आपके पास रखा है, तो आप इसको मंजूरी देना चाहिए। तो उस टाइम तावड़े साहब ने ये कहा कि तुम्हारे सीएम थे जब, तुम्हारी सरकार थी जब, आपने क्यों नहीं किया, ये मुझे सवाल पूछा। तो मैंने उनको जवाब ये दिया है कि उसमें कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज थी, वो टेक्निकल जो कुछ कमियां थी उसमें हमने अभी पूरा किया है, प्रपोजल पूरा कंप्लीट करके आपके पास लाए, तो इसमें हमको मंजूरी दीजिए। तो वो बोले ठीक है, आप अगर बोल रहे हैं तो हम जरूर इसमें मदद करेंगे। सर आश्वासन। महाराष्ट्र में बम्बई में हुकूमत बीजेपी की, आपका बैकग्राउंड कांग्रेस, आपने बहरहाल एक टेक्निकली और लीगली इस पोस्ट को हासिल किया, तो इस सिनेरियो में, इस बैकग्राउंड में क्या आप काम कर पाएंगे कंफर्टेबली? लेकिन नहीं, जब मैं कुछ मसले मसाइल लेकर जाता, अपने स्टेट वक्फ बोर्ड ने एक डिमांड किया था कि वक्फ प्रॉपर्टी का रिसर्वे किया जाए, ये हमारी डिमांड थी। हम जब मेंबर थे, चेयरमैन नहीं थी, जबकि डिमांड थी, जबकि सरकार कांग्रेस की थी, नसीम खान साहब मिनिस्टर थे। मगर वो प्रपोजल आगे जाते जाते गवर्नमेंट के सामने जब आ गए तो गवर्नमेंट उसको आगे पीछे कर रही थी थोड़ा बहुत, मगर हमने जद्दोजहद कोशिश करके तावड़े साहब को फॉलोअप करके खड़से साहब को बोल के, इसमें खड़से साहब मिनिस्टर थे उस वक्त, वो फाइल को आगे पहुंचाया। फिर वो आगे होने के बाद तावड़े साहब आने के बाद उसके बारे में ये तय होगा कि टोटल खर्च जो लगने वाला है 25 करोड़, उसमें से कुछ हिस्सा अभी हम देने के लिए तैयार है। तो 6 करोड़ रुपए उसके लिए टोटल तकरीबन 6 करोड़ रुपए मंजूर हुए, और उसमें पहला सर्वे जो शुरू होगा पूना और परभनी का आने वाले 1 मार्च से, अच्छा, आने वाले 1 मार्च से उसका रीसर्वे जो है वो प्रॉपर्टी का शुरू होगा। बाद में ये 2 जिले होने के बाद फिर बाकी दूसरे जिलों के लिए मतलब आप कंफर्टेबली काम कर पाएंगे? जरूर कंफर्टेबल है। आप गवर्नमेंट सपोर्ट करेंगे? आप गवर्नमेंट 100% सपोर्ट करेंगे, ये हम हमारे हक पे लड़ रहे हैं। तो क्या औरंगाबाद के वोटर्स ये समझे कि आप इतने कंफर्ट फील कर रहे हैं बीजेपी के साथ काम करते हो, तो क्या आप बीजेपी में जाना पसंद करेंगे? नहीं, मैं तो तकरीबन अभी मैं तो जो पार्टी में काम कर रहा हूँ वो पार्टी सेक्युलर है, अच्छी पार्टी है, और वो पार्टी में मैं रहूंगा, वो पार्टी में रहकर ही ये सब काम करूंगा। मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं कि बीजेपी में जाए कोई पार्टी। इससे रिलेटेड ही एक सवाल है कि वो जो जीआर जो खड़से साहब के दौर में निकला इस सर्वे का, उसमें वक्फ प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड का नाम लगने वाला है, जितने मुतवल्ली उनके नाम हटा दिए। नहीं, ये सर्वे का जो है ना, तो सर्वे का अलग से आपने जो लिखा है उसमें ये लिखिए कि सर्वे कमीशन को ये काम दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट एजेंसी को दिया गया पुणे को। हाँ, और वो काम शुरू होगा 1 मार्च से। 13 अप्रैल 2013 का लिखिए, 13 अप्रैल 2013 को अलग से ये जीआर खड़से साहब मिनिस्टर थे जब निकाला गया, उसमें ये लिखा गया कि आज तक वक्फ प्रॉपर्टी अगर कोई बेचा होगा, एग्रीमेंट करके दिया होगा, लीज करके दिया होगा, तो मुतवल्ली दिया होगा। इसीलिए वो जीआर में लिखा है कि 1995 को जब एक्ट आ गया और 95 के एक्ट के बाद जितने भी एग्रीमेंट किए गए होंगे, जितने भी पीआर कार्ड बना गए होंगे, जितने भी 7/12 बने होंगे, पूरे कैंसिल होंगे। और वहां अगर मुतवल्ली का नाम आ गया होगा पीआर कार्ड पे 7/12 पे, वो हट के वहां पे वक्फ बोर्ड का नाम आ जाएगा। ये गवर्नमेंट ने जीआर निकाली, बहुत बड़ा और तारीखी फैसला बोलना पड़ेगा वो। तो ये अच्छा है मानते हैं आप? ये तो बहुत ही अच्छा है कि जो अच्छे जो मुतवल्ली सही काम कर रहे हैं, नस्ल वो चले जा रही है और उसका कोई मकसद के लिए हुआ था वो यूज नहीं हो रहा। ये इन्होंने अपनी जाति प्रॉपर्टी समझ के बेचे, बहुत से जगह पे बेचे, तो इसमें से बहुत सी प्रॉपर्टी तो जाति प्रॉपर्टी समझ के 7/12 में अपना नाम डाल के हमारे भाई अपने पर मुतवल्ली नहीं बेचे, बेचने वाले हम ही लोग हैं। मगर आज जो कब्जे, नाजायज कब्जे जहाँ बैठे हैं, उसमें तो सभी बाकी लोग, समाज के लोग वहाँ पे बैठे हुए काबिज है उसमें, इसलिए जमीन हमको वापस देना है। क्योंकि मराठवाड़ा में आप बोल रहे 55,000 एकड़ के करीब प्रॉपर्टीज है, हमारे औरंगाबाद में भी अच्छी खासी प्रॉपर्टीज है, लेकिन यहाँ का एक एमएलए बीजेपी से और एक एमएलए जो है तो शिवसेना और एक मजलिस से। तो क्या आप मजलिस एमएलए के साथ आपका तालमेल जमेगा काम करने के लिए? मेरा तो बीजेपी वालों से भी जमेगा, सेना वालों से भी जमेगा और मजलिस वालों से भी जमेगा, वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में। अच्छा, ये इसमें अभी सबसे ज्यादा लावनी के अंदर अपने बकाया है, अगर वो लावनी का ही वसूली किए तो खरबों में रकम जाती है।
नहीं वही बोला मैंने कि लावनी का जो पैसा है ये पूरा तहसीलदार के हाँ, अंडर में, तहसील कलेक्टर जी। के हेड में अकाउंट हेड में जमा है। ये सिडको का उसके जो लिए उसी वजह से भी- हो रहा है। हाँ, लेकिन आपने बोले ना जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए आपने 8 लोगों की एक कमेटी हाँ, बनाई। ये- तो पर्टिकुलर ये करोड़ों रुपए निकालने के लिए आप एक आधा कोई ऐसा बना दीजिए। नहीं अभी देखो मैं क्या बोली स्टाफ कर रहे हैं हमारे पास। स्टाफ कम है। स्टाफ के recruitment हो जाए रिक्रूटमेंट तो- 2-3 महीने में हम जैसे ही फैसला होता है और 2-3 महीने में हमको टाइम मिलेगा तो गवर्नमेंट से रिक्रूटमेंट रूल्स की मंजूरी लाना पड़ती है। पहले जब चार्ज था जब दिया होगा कुछ भी उसमें तहकीकात करके अगर गलत है तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अभी ये तो एकदम उस वक्त के सीओ जो थे पठान उन्होंने ये परचेस किया हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 15 करोड़ रुपए हमको दिया था। 15 करोड़ में वो पीरियड में 12-13 में तो खर्च होना चाहिए था, नहीं हुआ, 3 करोड़ ही खर्च हुआ। अच्छा। उसमें 12 करोड़ वापिस चले गए हमारे।